अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने पहले एक दिन अर्ज़ किया था कुछ दिन पहले कि एक मज़मून हमने एक निस्बतन कम मारूफ और ज़्यादा क्या कहते हैं जो बहुत दफ़ा शाया नहीं होने वाले राइटर उनका पढ़ा था और बाद में हमें अंदाज़ा भी ये हुआ कि इनका ताल्लुक़ जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से होना चाहिए। तो आगे जाके देखा तो वो रिटायर्ड मेजर थे। फैसल मसूद राइटर का नाम है। उन्वान है सानिया बल्दिया फैक्ट्री और फ़ौजी अदालत की कुछ पुरानी यादें। ये मज़मून हमने इस नुक्ता नज़र से पढ़ा था कि जब एक हवा बंधी हुई और एक पूरी फ़ज़ा बनाई जा रही है कि फ़ौज ने ये कर दिया, फ़ौज ने वो कर दिया और मतलब हुकूक के गसब करने वाले और बेड़ा गर्क कर रहे हैं और सियासतदानों को कुछ नहीं करने देते, अदलिया को डायरेक्शंस दे रहे हैं फलां। ये सारे इल्ज़ामात वो हैं जो मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, पढ़े हुए ऑलरेडी पहले से मौजूद है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, हर जगह ये चीज़ें मौजूद थी। तो ये एक दूसरी तरफ की बात थी और हम सब जो अखबार है खुद बड़ा जमहूरियत पसंद और सारे उसके राइटर्स भी उसी नौइयत के, लेकिन उन्होंने ये मजमून छापा है और वहाँ से ही मैंने सिलेक्ट करके डायरेक्ट वहाँ से पढ़ रहा हूँ। लिखते हैं कि साल 1988 के यानी 1998 के इख्तिताम के आसपास जब नवाज शरीफ हुकूमत मीर शकीलुर रहमान साहब से उलझी हुई थी तो लाहौर में वाक़या उनकी एक रिहाइश गाह को PTV पर बार बार दिखाया जाता था। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो शायद ये वही रिहाइश गाह है जिसके लिए मुबैना तौर पर कुछ सरकारी ज़मीन कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मीर साहब को अलाट की गई थी और जिसकी बिना पर अब एक फरीक हवालात में और दूसरा नैब को मतलूब है। जमहूरियत पसंद अपने तई बजा तौर पर सरापा एहतजाज हैं। साल 1998 के उन्हीं दिनों सिंध के अंदर खुसूसी फौजी अदालतों के क़याम का हुक्म आया था। एक सियासी जमात से वाबस्ता अफराद संगीन जराइम और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में पकड़े जाते और अदम शवाहिद की बिना पर बरी या रिहा हो जाते। जराइम दिन दिहाड़े और खुल्लम खुला सरजद होते मगर गवाही के लिए सामने आने को कोई तैयार ना होता। दूसरी सूरत में अदालतें शवाहिद मौजूद होने के बावजूद खतरनाक मुजरिमों के खिलाफ कोई फैसला करने से खुद को कासिर पाती। मुल्ज़मान दोबारा सरगर्म हो जाते और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अरकान इबरतनाक अंजाम को पहुंचते। खुसूसी फौजी अदालतों के क़याम का फैसला इसी पस मंज़र में किया गया था। मैं उस वक्त सियालकोट में बतौर मेजर तैनात था। 8-10 साल कबल कप्तानी के ज़माने में GHQ की तरफ से सीनियर अफसरों के लिए मुनक़दा खुसूसी मिलिट्री लॉ कोर्स में अपने अलील कमांडिंग अफसर की जगह नामजद किया गया था। इत्तफाक से मैंने उस कोर्स में वाहिद कप्तान होते हुए भी सीनियर अफसरान के बीच तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इस बेज़रर सी क्वालिफिकेशन को मैं गुजरते सालों फरामोश कर चुका था ताआ के उसी की बुनियाद पर मुझे पन्नू आकिल में कायम करदा वाहिद मिलिट्री कोर्ट का मेंबर नामजद कर दिया गया। यहाँ से ये देख लें कि जिसको उन्होंने मेंबर नामजद किया है वो लॉ के एक इम्तिहान में पहले डिस्टिंक्शन ले चुका है बंदा। सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि बस इनू पा दो पैनल च। एक लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे प्रेसिडेंट थे जबकि हम 2 मेंबरों के अलावा GHQ से जज एडवोकेट जनरल के नुमाइंदे के तौर पर मेजर साहू कोर्ट की कानूनी मुआवनत और रहनुमाई के लिए मुकर्रर हुए। मैं दिसंबर 1998 के अवाइल में पन्नू आकिल छावनी पहुंचा। उस दौरान उन मुकदमात की फाइलें मजाज अफसरान को मौसूल होना शुरू हो चुकी थीं कि जिनमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होने के बावजूद सिविल अदालतों में बावजूद फैसले नहीं सुनाए जा सके थे। खुसूसी अदालत छावनी के अंदर एक फौजी यूनिट के महफूज अहाते में कायम की गई थी। अब ये अपनी यादें दोहरा रहे हैं। चारों अतराफ से खारदार तारें बिछाई गईं और हमारे सिक्योरिटी पर मुसल्लह दस्ते तैनात किए गए। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला खुसूसी पास के जरिए होता। ये वो दौर था जब कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थीं। दिन दिहाड़े अगवा किए जाने वाले मुखालफिन के जिस्मों को ड्रिल मशीनों से छेदने समेत तशद्दुद के दीगर बहीमाना तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। अंदरी हालात कोर्ट के प्रेसिडेंट और मेंबरान के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की गईं। हमारे लिए छावनी से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने की ममानियत थी। हमें यह भी हिदायत की गई कि अगर हम में से किसी को अगवा करने की कोई कोशिश की जाए तो अगवाकारों के सामने पूरी मुज़ामत पेश की जाए।
तशद्दुद के ज़रिए तकलीफ दे मौत से बेहतर है कि लड़कर जान दे दी जाए। हालात और उसका जो पस मंज़र और बैकड्रॉप है वो यहाँ से वाज़ेह हो रहा है। इसमें ज़िमनी तौर पर मैं अर्ज़ कर दूँ कि उन दिनों हमारे एक दोस्त ने भी इम्तिहान पास कर लिया इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर का। तो वो ट्रेनिंग पे वहाँ ऊपर इनका एक कैंप होता है इस कोटा की तरफ, तो वहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा था। तो जब छुट्टियों में उसको वीकेंड की छुट्टी थी तो वो आए रहे हमारे तरफ, और फिर वापसी में चूँकि लेट नाइट थी तो सवारी हमारे एक कज़न आए हुए थे, तो उनकी गाड़ी में हम उनको वापस कैंप वहाँ ट्रेनिंग कैंप छोड़ने गए जहाँ पे अफसरान की यानी इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग हो रही थी। तो वहाँ जब उन्होंने जब गए तो ज़ाहिर है बाकी रख रखाव तो एक जैसे ही होते हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ पे रोक लिया कि नहीं अब रात ही मतलब खाने का टाइम है, खाना खा के जाएं। तो उनके जो ट्रेनिंग कैंप की भूल भुलैयों में से गुजरते हुए वो रास्ता भी इस तरह उन्होंने बनाया हुआ था कि अगर आप गए हैं तो वापसी पे शायद आपको रास्ता भी याद ना रहे, वो आपको ही वापस छोड़ने आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ने तो मेन सड़क तक आप जाएंगे ही, खाना खा के जाएं। तो वो जो कैंटीन का उस तरह होता है माहौल में उनके बैचमेट्स ने मेरे लिए वो अरेंज किया। तो वहाँ कुछ ऐसे एक टेबल पे वो बैठे हुए थे, तो कहते ए जेड़े बैठे जे ना ये वो हैं कि इन्होंने कराची में मुख्तलिफ मौक़ों पर काउंटर टेररिज्म के लिए जो किरदार अदा किया है, अब ये पब्लिक लाइफ इनकी ख़त्म हो चुकी है, अब ये इधर ही रहेंगे, क्योंकि अगर निकले नहीं तो वो ये उड़ा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, अगवा कर लिए जाएंगे। ये मेजर साहब ने जो अपना बताया है कि इनको हिदायत ये थी कि अगर आप फिर पकड़े जाएं तो फिर पूरी मुज़ामत करते हुए वहीं मारे जाएं, और बजाय इसके तशद्दुद से। इसका दूसरा वाक़या भी हुआ है हमारे सामने। वो अगरचे कोई वो नहीं था, कोई लॉ एनफोर्समेंट के इदारे के रुकन नहीं थे, लेकिन साहिबजादा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर जो बिल्कुल उनका कोई रोल इस तरह से नहीं था, बस एक कारकुन थे और अच्छे मुखलिस अहमदी थे। तो उनको जब रब्वा से अगवा किया लश्कर झंगवी के लोगों ने और उस तरह के टेररिस्टों ने, तो उन्होंने भी इसी नुक्ता नज़र से उनके हत्थे चढ़ के तशद्दुद के साथ जान देने के बजाय मुज़ाहमत में जान देनी पसंद की, और मुज़ाहमत करते हुए 72 उनके जिस्म पे निशानात थे, गोलियां थीं, ज़ख्मी थे, छेद दिए गए थे। लेकिन वो फिर अगवाकारों का ये मकसद उन्होंने बहरहाल पूरा नहीं होने दिया, और रब्वा ही के 2 पुलों के दरमियान वहाँ पे मुज़ाहमत करते करते हुए उन्होंने जाने आफरीन के सपूत की, शहीद हुए। आगे लिखते हैं कि मुझे याद है कि सियालकोट कैंट में मुकीम मेरे बच्चों के स्कूल में मौसम सरमा की छुट्टियां हुई तो मैंने उन्हें पन्नू आकल बुलाने का फैसला किया। जिस शाम उनकी शालीमार एक्सप्रेस ने सखर पहुंचना था, उस दिन का एक एक लम्हा मैंने इज़्तिराब में काटा। बीवी को मैंने ख़ास हिदायत की थी कि किसी से मेरी फ़ौजी अदालत में तैनाती का जिक्र न करे। हमारी अदालत ने गालबन 3 मुकदमात की समाअत की और नाकाबिले तरदीद शवाहद की बुनियाद पर बहीमाना जराइम में मुलविस कई ख़तरनाक मुजरमों को सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सजाएं सुनाई। कराची, हैदराबाद और पन्नू आकिल में कायम फौजी अदालतों में जारी समाअतों का ऐनी जायज़ा लेने के लिए आसमा जहांगीर समेत कई अहम शख्सियात वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाती। दिन भर हम ख़तरनाक मुजरमों के खिलाफ मुकदमात की समाअत में गुजारते। शाम गए थके हारे मेस में पहुंचते तो दिन के अखबारात में आसमा जहांगीर साहिबा और उनके साथियों के बयानात पढ़ने को मिलते। गालबन फरवरी 1999 1999 फौजी अदालतों को गैर आइनी करार दे दिया गया। फौजी अदालतों के दिए हुए फैसले भी कल अदम ठहरे। हुक्म दिया गया कि खतरनाक मुजरिमों से निमटने के लिए मुनासिब कानून साजी की जाए। मिलिट्री कोर्ट तहलील हुई तो मैं भी वापस सियालकोट कैंट लौट आया। मेरे बीवी बच्चे मुझे अपने दरमियान पाकर यकीनन खुश थे। दरिंदा सिर्फ दहशत गर्दों को ठिकाने लगाने की गरज से कायम करदा खुसूसी अदालत के मेंबर के तौर पर काम करना मेरे लिए अनोखा तजर्बा और एक एजाज़ की बात थी। ताहम बुनियादी अस्करी फ़राइज़ से हटकर दी गई ये जिम्मेदारी मेरे लिए ना तो किसी किस्म की माली और ना ही पेशा वाराना मनफियत का बायस थी। पन्नू आकिल की खुसूसी फौजी अदालत को गैर कानूनी करार दिए जाने के 2 अशरे बीत गए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुकदमात का अदालती फैसला सुनकर खामखा सुप्रीम कोर्ट का बरसों पुराना हुक्म याद आ गया। मैं कि माहिर कानून नहीं,
लिहाजा नहीं जानता कि क्या मुनासिब कानून साजी अदलिया ने करनी थी। ये फौज का काम था या कि फिर जिम्मेदारी पार्लियामेंट में बैठे जनाब रजा रब्बानी जैसे जमहूरियत पसंद कानून साजों की थी। पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका है। सॉरी। नवाज शरीफ साहब और मीर शकीलुर रहमान के दरमियान बिगड़े हुए मामला तय पा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनकर 2 बार माजूल हो चुके हैं। अब ना सिर्फ फौज बल्कि अदलिया से भी शाकी हैं। माजी को आज सरे नौ लिखने और अपनी सवाबदीद के मुताबिक कुछ हकायक को सिरे से भूल जाने की जो सहूलत मियां साहब को हासिल है वो इदारों को दस्तयाब नहीं है। माजी को यकसर भूल जाने की जो सहूलत मियां साहब को हासिल है वो इदारों को हासिल नहीं है। और बाय द वे बहुत से पब्लिक के हाफजा भी इस तरह का है कि वो भी नहीं भूल सकते। यकीनन अदलिया के कई फैसले ऐसे हैं जिनको हदफे तनकीद बनाया जाना बहुत आसान है, बिलखुसूस वो कि जिनसे मार्शल लॉ की तौसीक हुई हो, और ऐसे फैसलों को ही जमहूरियत पसंदों की तरफ से ज़्यादातर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ताहम मेरी नज़र में सानिया बल्दिया फैक्ट्री और मॉडल टाउन जैसे कत्ले आम और दुख देने वाले कई और ऐसे मामलात भी हैं कि जहां इंसाफ की फराहमी में नाकामी और इस नाकामी के पीछे कार फरमा वजूहात के सद्देबाब के लिए अमली इकदामात लेने में नाकाम रहने वालों का तयन भी जरूरी है। हमें मालूम है कि जनाब आबिद साकी साहब जैसे बड़े कानूनदान की तरजीहात इस वक्त कुछ और हैं, ताहम मुझे ये भी यकीन है कि वो इंसाफ के सेक्टर में तवील अरसे से दरकार इस्लाहात से यकसर गाफिल नहीं। सानिया बल्दिया फैक्ट्री सरे आम बर्पा हुआ। ऐसा नहीं कि मज़कूरा दोनों मामलात में जुल्म के पसे पर्दा हाथ मास्टरमाइंड का सुराग लगाना मुश्किल है, या कि फिर ऐनी शाहिदीन और दीगर शहादतें मौजूद नहीं। अगर मुकदमे की समाअत 8 साल जारी रहने के बावजूद भयानक वारदात के पसे पर्दा हाथ बेनकाब नहीं हो सके तो हमें ज्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। सानिया बल्दिया का फैसला रकम करते हुए अदालत ने यकीनन सामने रखी गई शहादतों और पेश होने वाले गवाहों के बयानात को ही मलहुज़े खातिर रखा होगा। बताया जाता है कि मुकदमे में पेश होने वाले एक वकील साहब शहीद कर दिए गए तो कई एक ने पैरवी से माजरत कर ली। सिर्फ एक वकील साहब आखिरी दिन तक डटे रहे। कितने आम शहरी गवाही के लिए अदालत में पेश हुए हमें ठीक से मालूम नहीं। बरसों से इंसाफ की आस लगाए बेसहारा लवाहिकीन अदालत का फैसला सुनकर रोते बिलखते रहे। इन बेबसों की मायूसी के लिए पूरा दोष फैसला सुनाने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सर धरना करीने इंसाफ नहीं, पूरी रियासत को अपनी नाकामी का इदराक होना चाहिए। ये है जनाब। बात करने वाले जो हैं वो एक रिटायर्ड मेजर हैं। कालम उन्होंने अपनी याददाश्तों से लिखा है और छपा है इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़े जाने वाले अखबार हम सब में। वजाहत मसूद साहब उसके एडिटर हैं और बहुत से जमहूरियत पसंद उसमें रोज़ लिखते हैं, मगर मरूजी हकायक जो उन्होंने बता दी हैं ये दोनों तरफ की बातें सामने रखें, क्योंकि अब मामलात बिगड़ने नहीं जा रहे, अब मामलात बिगड़ चुके हैं। अब अगर आप इनको बिगड़ चुके हुए समझ के शायद हैंडल करें तो कोई सिरे आपके हाथ में आ जाएं। अगर आप इनको यकजा और रस्सी की बटी हुई डोरियों की तरह हैंडल करेंगे तो ये तो अब वो रस्सी है नहीं, अब तो इसके ताना बाना और उसकी तंदें और उसकी डोरें जो हैं वो बहुत बिखर चुकी हैं। उस तरह समेटने की कोशिश करें। इल्ज़ाम धरने से बात नहीं बनेगी। फ़ी अमानिल्लाह। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।